दोस्तों फिर से एक बार आप सबका स्वागत है पूरी पाठशाला में, जहां चल रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रश्नों का क्विज सीरीज। जहां हम 15 मिनट से भी कम समय में 50 प्लस प्रश्न देखने वाले हैं, जो आपके आगामी एसएससी या एएलपी, रेलवे और भारत के किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आज का प्रश्न है पहला, गुरु अमरदास सिख धर्म के 10 गुरुओं में से थे। तो गुरु जो थे ये कौन, कितने नंबर के गुरु थे, ये पूछा जा रहा है गुरु अमरदास के बारे में। तो ये तीसरे नंबर के गुरु थे। पहले गुरु कौन थे ये भी पूछा जाता है, तो गुरु नानक थे पहले गुरु, आप सबको पता होगा। और 10वें गुरु भी पूछा जाता है, तो 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। और गुरु गोविंद सिंह का संबंध कहाँ से है? गुरु गोविंद सिंह का संबंध पटना से है। तो ये भी आपको याद रखना है। अभी हाल ही में इनकी जयंती भी मनाई गई थी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का अधिकार क्षेत्र में आता है, तो अंडमान और निकोबार किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र में आता है ये पूछा जाता है। तो ये बंगाल में यानी कि कलकत्ता उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र में आता है। कलकत्ता यहाँ पे है, अंडमान निकोबार यहाँ पे है, तो ये कलकत्ता के अधिकार क्षेत्र में आता है। आपका ऑप्शन में मद्रास भी है, तो ये मद्रास आप इसके नज़दीक है, लेकिन मद्रास के क्षेत्र में नहीं बल्कि कलकत्ता के क्षेत्र में आता है। आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है? तो ये जो लिपि है खरोष्टी, कई लोग टिक किए हैं, तो मैंने देखा है कि लेकिन ये गलत हो जाएगा। इसका होगा अनिर्दिष्ट। अनिर्दिष्ट का मतलब है कि अभी तक खोजी नहीं जा सकी है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है, इसलिए आपको सही अंक पे टिक करना है। प्रोजेक्ट टाइगर में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था भारत में? ये 1973 में शुरू किया गया था। क्यों किया गया था? बंगाल टाइगर की हिफाजत के लिए। बंगाल टाइगर से इसका संबंध है। प्रोजेक्ट टाइगर का 1973 में भारत सरकार ने शुरू किया था। संघीय शब्द कहाँ आता है? उद्देशिका में या संविधान का भाग 3 में या अनुच्छेद 368 में? इनमें से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि जो संघीय शब्द है ना वो अनुच्छेद या आर्टिकल 1 के अंदर आता है। उसमें क्या लिखा है कि भारत जो है ना, हमारा प्यारा देश भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है। तो ये आपको याद रखना है। और ये संघीय फेडरल जो शब्द है अनुच्छेद 1 के अंदर आता है। टोडा जनजाति पूछ रहे हैं कहाँ का है? तो ये जो है नीलगिरी हिल्स में पाई जाती है। टोडा जनजाति कितना बार का पूछा गया प्रश्न है, देख लीजिए। तो ये नीलगिरी हिल्स कहाँ है? ये हमारा देश भारत, और यहाँ पे जो है नीलगिरी हिल्स है, थोड़ा कर्नाटक का एरिया, थोड़ा केरल और थोड़ा तमिलनाडु, तीनों मिला के है। और नीलगिरी जो है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का शहर 3 भागों में विभाजित था? देखिए ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हाल ही में जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये बहुत बार पूछा गया था। धोलावीरा का सिंधु घाटी सभ्यता का शहर है, और इसे हड़प्पा सब शहर भी कहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हड़प्पा से संबंधित है धोलावीरा, और ये गुजरात में पाया जाता है, गुजरात में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अभी बनाया गया है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बनाया गया था ये अभी पूछा गया था एसएससी के एक शिफ्ट में। तो ये बनाया गया था 27 जुलाई 2021 को। तो ये डेट भी पूछा गया था कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बनाया गया था, तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे आप याद रखेंगे। 19 ईस्ट रीज, एक पनडुब्बी ज्वालामुखी रीज कहाँ पे स्थित है? तो ये हमारा हिंद महासागर में, भारत के नीचे स्थित है हिंद महासागर में, ये जो ज्वालामुखी रीज है। सिख धार्मिक विरासत कौन सा स्थल जो है भारत में स्थित नहीं है? तो इनमें से कौन कौन सा भारत में स्थित है ये देख लेते हैं। नांदेड़ भारत में है, पोंटा साहिब भी भारत में है, केसगढ़ भी भारत में है, यानी कि ननकाना साहिब जो है वो भारत में नहीं है। तो कहाँ है? तो ये पंजाब में है। तो आप बोलिएगा पंजाब तो भारत है, लेकिन नहीं, ये पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में इसको रिनोवेट किया गया है, और ये जो है सिखों के पहले गुरु गुरु नानक का जन्म स्थल है। नानक का जन्म स्थल है, ये भी पूछा गया था, तो आपको ये भी याद रखना है। अभी एनटीपीसी में भी ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिल्प शास्त्र के अनुसार भारत के मंदिरों को प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो भारत के मंदिरों को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है? 3 प्रकार में। कौन कौन सा? नागर शैली और द्रविड़ शैली और वसेरा शैली, ठीक है, वासिर या वसेरा शैली आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद रखना, नागर, द्रविड़ और वसेरा या वेसरा शैली, जो हाइब्रिड है नॉर्थ और साउथ का, ठीक है, उत्तर और दक्षिण का है, ठीक है। और ये जो द्रविड़ है ये साउथ में पाया जाता है, यानी दक्षिण में पाया जाता है। और नागर का नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ये उत्तर भारत में पाया जाता है, यानी भारत का जो मिडिल है वहाँ पे बेसर शैली या बसेरा शैली, जो भी आप बोलिए, वो पाया जाता है। तो यहाँ तक का वीडियो आपको कैसा लग रहा है? वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है तो शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। और अगर लग रहा है कि आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है।
मूल नियंत्रक प्रणाली शुरू करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था, ये पूछा जा रहा है। तो ये कौन था, ये था अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रक प्रणाली शुरू की थी। सभी चावल पे, कपड़ों पे और गुलामों के ऊपर और जानवरों के ऊपर मूल्य जो है निर्धारित किया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। और अलाउद्दीन खिलजी कब था, 14वीं सदी में। और ये पूछा जाता है, देखिए मैं इसके ऊपर चाहे तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स दे सकता हूँ, लेकिन मैं वही डिटेल्स दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो 14वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का शासक था। देश फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने वाला यूरोपीय संघ का पहला सदस्य देश कौन है, तो वो है स्वीडन। देखिए फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देता है यूरोपियन यूनियन का एक सदस्य देश है, कौन है, स्वीडन है। और 28 यूरोपियन यूनियन में, ईयू में सदस्य हैं, जिसमें से 9 देश जो हैं अभी तक फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं, और इसमें से सबसे पहला कौन था, स्वीडन था। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच के संकीर्ण तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है। देखिए हमारा प्यारा देश भारत, और ये जो भाग है उत्तरी भाग, इसे कहा जाता है कोंकण तट। तो आप मैप के जरिए इसे अच्छे से याद रख सकते हैं, कोंकण तट। वहीं जो ये निचली भाग है इसे कहा जाता है मालाबार तट। तो आप ये भी याद रखेंगे, कोंकण तट ऊपर में, नीचे में हो गया मालाबार तट। और ये जो एरिया है, इस एरिया को कहा जाता है पश्चिमी घाट, और यहीं पे जो है नीलगिरी पर्वत स्थित है। तो इस मैप से आप अच्छा से याद रखेंगे। अगर पॉसिबल हो तो ये मैप आप अपने कॉपी में या किसी रफ जगह पे बना के भी रख सकते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। कौन सा हिल स्टेशन भारत में ब्रिटिश राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, तो कौन सी थी, वो थी शिमला। और शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाया जाता है, 1864 में है। क्योंकि अंग्रेज जहाँ से आए थे, ब्रिटेन में गर्मी उतना ज़्यादा नहीं पड़ती है, तो गर्मी में ब्रिटिश लोग शिमला चले जाते थे, और नहीं तो राजधानी दिल्ली हुआ करती थी। दिल्ली राजधानी कब शिफ्ट किया गया, तो 1911 में शिफ्ट किया जाता है। पहले राजधानी कहाँ थी, उससे पहले कलकत्ता थी। तो ये सारा का सारा पॉइंट आपको याद रखना है। मैं इनमें से जितना भी पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और ये जितने भी प्रश्न हैं ये भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न ही आपके सामने लेके आया गया है। राष्ट्रीय दल नहीं है, कौन सा एक राष्ट्रीय दल नहीं है, तृणमूल कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी भी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी तो होगी है। तो जनता दल यूनाइटेड जो है, जेडीयू, इसका शासन कहाँ पे है, बिहार में है। तो ये जो है जेडीयू, ये एक राष्ट्रीय दल नहीं बल्कि राज्य दल की पार्टी है। पंजाब में भूमि क्षरण का कारण कौन है, पंजाब में भूमि क्षरण जो होता है वो क्यों होता है, वो होता है अत्यधिक सिंचाई। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंचाई की जाती है मोटरों के माध्यम से, तो क्या होता है कि मिट्टी का अपरदन हो जाता है और भूमि का क्षरण होता है। यही चीज़ देखा गया हरियाणा में भी, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी यही हाल है। बाजार स्थिरीकरण योजना जो मौद्रिक प्रबंधन का एक साधन है, किस वर्ष में शुरू की गई थी, तो ये शुरू की जाती है 2004 में। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम बोला जाता है इसे, तो इसे आप याद रखिएगा, 2004 में शुरू की गई थी, और गवर्नमेंट की योजना है, तो ये स्टैटिक जी का पार्ट हो जाता है, तो इसे आप याद रखेंगे। उस राष्ट्रीय नेता का नाम बताइए जिसका जन्मदिन 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वो कौन है, वो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की क्या खासियत है, तो ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, इसे भी आप याद रखिएगा। सारा का सारा पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसे याद रखते हैं तो आप जो अभी टेस्ट दीजिएगा, आप मेरा अगर 10 दिन का भी क्लास लेते हैं तो उसके बाद अगर आप टेस्ट देते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में भी रिपीट होगा और आपको देखने मिलेगा, और आपको ज़रूर फ़ायदा देखने मिलेगा। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये है अन्नामुडी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। मैंने देखा है स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होकर नीलगिरी पे टिक करते हैं, लेकिन ये सबसे ऊंची चोटी नहीं है। अच्छा, ये अन्नामुडी कहाँ पाई जाती है, तो ये केरल में पाई जाती है, इडुक्की नामक जगह पे, तो ये भी याद रखना है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि इडुक्की परियोजना जो है वो कहाँ पे है, तो ये केरल में है। तो एक साथ आपके 3-4 प्रश्न एक ही तरह से कंप्लीट हो गए हैं। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय का एक वार्षिक दस्तावेज है जिसके मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। देखिए ये एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, तो किसके मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है, मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के शासन में, चीफ मार्गदर्शन में ये तैयार किया जाता है। कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज होकर वित्त सचिव या वित्त मंत्री पे क्लिक करते हैं, जो कि गलत है। मुख्य आर्थिक सलाहकार ही भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण का वार्षिक दस्तावेज तैयार करवाता है। पूछ रहा है कि कविता मेघदूत किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये कालिदास द्वारा लिखी गई है। साथ ही साथ कुमार संभवम जो है ये भी आपको याद रखना है, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये भी जो है कालिदास द्वारा लिखी गई है।
अभिज्ञान शकुंतलम। अभी हाल ही में जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें अभिज्ञान शकुंतलम से पूछा गया था। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, मेघदूत, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, तीनों का तीनों कालिदास ने ही लिखा है। और कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी बोला जाता है। कौन सा बौद्ध सूत्र मौर्य राजा बिंदुसार के बारे में जानकारी देता है? तो पहली बात तो यही है कि बिंदुसार जो थे एक मौर्य राजा थे, और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है। उसके बाद कौन आता है? बिंदुसार आता है। और उसके बाद कौन आता है? उसके बाद हमारा प्यारा राजा चक्रवर्ती सम्राट अशोक आता है। और अशोक जो है कलिंग युद्ध के बाद जो है वो बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है। तो सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा बौद्ध राजा के बारे में जानकारी देता है? दिव्यावदन, दीपवंश, महावंश, ये तीनों जो है ये बौद्ध राजा बिंदुसार के बारे में जानकारी देता है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में भारत में पहली बार के तहत आर्थिक सुधार किए गए थे। तो कब किए गए थे? पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्राइम मिनिस्टर थे और 1990 की बात है, उसी समय आर्थिक सुधार किया गया था। वित्त मंत्री कौन थे ये पूछा जाता है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो उस समय वित्त मंत्री थे, जो भारत के बाद में प्रधानमंत्री भी बनते हैं। कांग्रेस की सरकार में ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, अगर आपको कोई प्रश्न अगर पिछले वाले चैप्टर से रिपीट होता है तो उसे आप एज ए रिविजन लेंगे। भारत में एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? देखिए एचडीएफसी बैंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत में लार्जेस्ट बैंक है प्राइवेट सेक्टर का, और वर्ल्ड का 10th लार्जेस्ट बैंक है, 10वां सबसे बड़ा बैंक है विश्व का एचडीएफसी बैंक। ये इतना बड़ा है कि बोला जाता है कि ये कभी दिवालिया नहीं हो सकता है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में स्थित है इसका मुख्यालय। तो इसे आपको याद रखना है। वृक्षारोपण रेगिस्तान में मृदा अपरदन को रोकने में मदद करता है। तो कौन सा वृक्षारोपण रेगिस्तान में? तो ये है आश्रय आवरण। आश्रय आवरण का मतलब क्या है? शेल्टर बेल्ट। ठीक है, तो ये जो है मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है। ब्रिटिश संसद में निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए, देखिए, पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की, यानी मुस्लिम वोटर को अलग किया गया। मुस्लिम वोटर अलग। अब भारत में कम्युनल या सांप्रदायिकता की शुरुआत जो है इसे ही बोला जा सकता है। तो ये कब होता है? ये होता है भारत परिषद अधिनियम 1909, और इसे ही मार्ले मिंटो सुधार बोला जाता है, जिसके द्वारा मुस्लिम वोटर को अलग कर दिया जाता है। अब भारत में जो है ये सांप्रदायिकता को जन्म देता है। तो ये आप याद रखिएगा। कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेलवे ने कई बार इससे पूछा है। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? तो ये कौन सा हो गया? गुजरात हो गया। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। भारत के कुल तटरेखा की बात करें तो 7516 है, सबसे लंबी गुजरात है। सेकंड नंबर पे कौन है? आंध्र प्रदेश है। सेकंड भी पूछा जाता है, इसलिए आप इसे भी याद रखिएगा। और गुजरात की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो यह है 1214 किलोमीटर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी का प्रसिद्ध नमक मार्च की शुरुआत की थी। दांडी गुजरात के किस जिले में है? तो कई लोग यहाँ पे पोरबंदर क्लिक करते हैं और ये गलत हो जाता है। आपको याद रखना है, पोरबंदर नहीं होगा, ये होगा नवसारी जिला। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, नवसारी जिला में है। दांडी मार्च कब शुरू होता है? तो 12 मार्च को शुरू होता है, 12 मार्च 1930। समाप्त कब होता है? समाप्त होता है 5 अप्रैल 1930 को। दांडी मार्च में कुल कितने लोग रहते हैं? 78 लोग रहते हैं। क्या तोड़ा जाता है? नमक कानून जो है वो तोड़ा जाता है। कैसे? नमक बना के तोड़ा जाता है। सारा का सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ग्रुप डी ले लीजिए, एनटीपीसी ले लीजिए, चाहे भारत का कोई भी एग्जाम हो, आईएएस तक में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो आप सारा पॉइंट याद करेंगे, और अगर आपको मेहनत ये पसंद आ रही है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है हमारा ये कंटेंट। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक विकास में एलपीजी मॉडल को लागू किया? जैसा मैंने पहले बताया, मनमोहन सिंह ने किया। कब किया? 1990-91 में शुरू किया गया था ये। और मनमोहन सिंह उस समय कौन थे? वित्त मंत्री थे। आपको याद रखना एलपीजी का मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद ही भारत में आर्थिक सुधार संभव हो पाती है और भारत में बहुत ज़्यादा विदेशी निवेश आना शुरू होता है। कि कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो बिम्स्टेक है क्या? BIMSTEC। तो इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो ये है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है पूछा जाता है? तो इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है। और पूछा जाता है कि ये बिम्स्टेक की शुरुआत में कितने जो सदस्य देश है वो कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है, बांग्लादेश तो होगा ही, साथ ही साथ भूटान है, हमारा प्यारा देश भारत है, म्यांमार है, नेपाल इसका सदस्य है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। थाईलैंड में बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं, तो इसलिए आपको थाईलैंड अच्छे से याद रखना है। म्यांमार आपको एक और याद रखना है, ये भी बहुत ज़्यादा लोग भूलते हैं, जबकि मालदीव इसका सदस्य नहीं है। तो ये आप याद
रखिएगा। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी को फ़ायदा हो सके, और चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लेंगे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।